सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ पर तलवार से किया गया हमला, पुलिस की जीप लेकर भागा आरोपी हुआ गिरफ्तार। देश रवि का समर्थन करने पर राहुल और विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले देश का विरोध करना शुरू कर दिया। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में इमरजेंसी में करवाया गया भर्ती। बांदा में वर्चस्व को लेकर खदान संचालकों के बीच हुआ विवाद, गोली चलने से हुआ खूनी संघर्ष, गोली लगने से 2 लोगों की हालत गंभीर। जौनपुर में कानूनगों का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, सरकारी जमीन को कब्जा करने के बदले कानूनगों ने ली रिश्वत, मामले को लेकर पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में बैठक शुरू हो गई है। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणाओं की यहां पर समीक्षा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको देहरादून से। अल्मोड़ा और नैनीताल की घोषणाओं की यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही बैठक में 1 दर्जन से अधिक यहां पर प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। सचिवालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणाओं की यहां पर समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल की घोषणाओं की यहां पर समीक्षा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। साथ ही यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल की घोषणाओं की यहां पर सीएम समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अहम बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घोषणाओं की यहां पर समीक्षा करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं। बैठक में बताया जा रहा है कि कई प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आज बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आफरीन, बता दूं कि आज जो बैठक है, समीक्षा बैठक है, उसमें जो है करीबन 12 जो बिंदु हैं उन पर चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं जो कुंभ है, कुंभ की जो अवधि को लेकर के 1 माह की जो अवधि बनाई गई है सरकार द्वारा, जो एसओपी जारी की गई है, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में कहीं ना कहीं जो कुंभ को लेकर के ये जो अवधि है वो घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। आफरीन जी, रामगोपाल, बताया जा रहा है कि बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि बैठक जो है विस्तार से चल रही है जी। और कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव है, 12 जो प्रस्ताव हैं वो 1 दर्जन के करीब, उन पर भी चर्चा जो है की जा रही है। जी रामगोपाल, किन घोषणाओं पर यह समीक्षा की जा रही है, आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल आफरीन, कहीं ना कहीं जो 12 जो प्रस्ताव हैं उनमें जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये चर्चा की जा रही है, समीक्षा बैठक चल रही है, उसको लेकर अभी ये कहना संभव नहीं है। जैसे ही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने उस निहंग प्रदर्शनकारी को धर दबोचा है जिसने मंगलवार रात को सिंघू बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों पर तलवार से हमला किया था। इतना ही नहीं, इस दौरान वे पुलिस की जीप तक लेकर भाग गया था। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक
आरोपी हरप्रीत ने पहले सिंघू बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों पर तलवार से हमला किया और एक फिर पुलिसकर्मी की कार भी छीन ली गई। इसके बाद सूचना मिलने पर समयपुर बादली के थानाध्यक्ष आशीष दुबे ने मुकरबा चौक तक उसका पीछा किया। उसने उन पर भी हमला कर दिया था। बाद में पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। निहंग की पहचान पंजाब के हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पूरा हादसा मंगलवार रात को हुआ, जब दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी हरप्रीत के खिलाफ हत्या और चोरी के प्रयास का भी मुकदमा भी दर्ज है। उससे और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने मंगलवार रात को दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था। उधर वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, जहां मनोज तिवारी ने दिशा रवि मामले पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को सकारात्मक भाव देश के प्रति रखना चाहिए। साथ ही कहा कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई से किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए, विपक्ष को सकारात्मक भाव रखना चाहिए देश के प्रति। अगर कोई भी देश के प्रति वायलेंस करने वाले व्यक्ति को तो कानून कभी क्षमा नहीं कर सकता। जो भी हो कानूनन हो, और कोई कितना भी बड़ा हो या कितने भी बड़े लोग किसी के पीछे हों, देश के खिलाफ चलने वालों के लिए किसी को उसके लिए सहानुभूति नहीं हो सकती। वहीं ग्रेटर नोएडा में सरकार के बिना परमिशन और स्वास्थ्य विभाग के बिना संज्ञान के थाना दादरी क्षेत्र में एक कैंप लगाकर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा था। जब ये बात स्वास्थ्य विभाग को पता चली तो मौके पर पहुंचकर वैक्सीन लगाने वाले 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके से एक लैपटॉप, वैक्सीन, फोन सहित वैक्सीन लगाने वाले मेडिकल उपकरण बरामद किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि ये लोग वैक्सीन को ट्रायल बेसिस पर लगा रहे थे। अब तक हजारों लोगों को ये वैक्सीन का टीकाकरण कर चुके हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में इन्होंने कुल 18 लोगों को वैक्सीन लगाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ना भारत सरकार से कोई परमिशन ली और ना ही स्वास्थ्य विभाग को कोई इसकी जानकारी दी गई। तो उसमें जब सूचना मिली तो हम संपर्क करें मैंने उच्च अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा जाके देखो क्या मामला। तो जाके देखा तो जायडस कंपनी की जो है वैक्सीन लगा रहे थे और उनके ये पेपर हैं सारे, तो उसको जो पेपरों को वो दिखा रहे कर रहे थे, लेकिन बिना भारत सरकार के परमिशन और सीएमओ सर के नॉलेज संज्ञान में लाए या शासन को बताए, वो ट्रायल बेसिस पर इसको जो है गाजियाबाद और यहाँ पर करीब कई हज़ार लोगों को ये वैक्सीन लगा चुके हैं। कहाँ तक कई लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं अभी तक सुबह। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, बिना परमिशन के यहां पर कैंप लगाकर कोविड वैक्सीनेशन की जा रही थी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? फिर मैं आपको बता दूं, कल एक फोटो वायरल हुआ जिसमें ये उसमें लिखा हुआ था पोस्टर पे कि फ्री वैक्सीन कोरोना टीकाकरण हो रहा है। तो इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा गया कि वहाँ पे जो है जेडएक्स कंपनी की जो कोरोना वैक्सीन है वो ट्रायल बेस पे लगाई जा रही थी। इसी को लेकर पुलिस ने जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ की गई जिसमें तो पाया कि ये लोग बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी थे, जिन्होंने जो है अभी तक हजारों लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका कर चुके हैं गाजियाबाद से लेकर नोएडा में। उसी को लेकर इनके चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जी सुमित, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? जिन लोगों को अभी तक इन लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, टीका लगाया है, उनको कोई प्रॉब्लम हुई अभी तक? इसको लेकर कोई जानकारी? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। तो स्वास्थ्य विभाग इस चीज में जांच कर रहा है कि जिसको टीका लगाया गया है उसमें अभी तक क्या क्या खामियां आई हुई है या फिर किसको परेशानी हुई है या नहीं हुई है। वहीं बड़ी बात यह है कि ना तो इन्होंने भारत सरकार से कोई परमिशन ली और ना ही स्थानीय स्वास्थ्य जो विभाग है उससे कोई अनुमति मांगी, और उसके बावजूद भी इन्होंने जो है ट्रायल बेस पे कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कर रहे थे। जी सुमित, इन लोगों से पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? पुलिस ने या स्वास्थ्य विभाग ने इनसे पूछताछ की तो इनका मानना था कि ये ट्रायल बेस पे कर रहे थे, और ट्रायल बेस पर अगर ये इनका सफल हो जाता तो फिर आगे की इनकी प्रक्रिया क्या थी वो तो अभी जांच का विषय है। और फिलहाल में पुलिस ने इनके खिलाफ चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर ट्रैक्टर की चपेट में 2 छात्र आ गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती भी करवा दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जानकारी पाकर स्वास्थ्य, आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम हसन अलीपुर भोगन की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बिजनौर से, जहां पर ट्रैक्टर की चपेट में 2 छात्र आ गए। बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। और ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता जहीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहीर, ट्रैक्टर की चपेट में 2 छात्र आ गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? इसको लेकर मैं आपको बता दें, बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर जो है तो छात्र को टक्कर मारती है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही ट्रैक्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर हम मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। ऐसे हादसा हुआ है। जी जहीर, अभी घायलों की क्या स्थिति है, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है? बिल्कुल देखिए, घायलों को सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनको गंभीर जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। फिलहाल जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीर तमाम जानकारी के लिए। वहीं जालौन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नदी गांव में 101 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। इस दौरान 88 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर विवाह संपन्न करवाया, जबकि 13 जोड़ों ने निकाह यहां पर कबूल किया है। आपको बता दें कि नदी गांव के कृपाल सिंह दादी महाविद्यालय में इलाकाई सांसद भानु प्रताप वर्मा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया था। वहीं मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बनाजी, जेडीसी बैंक अध्यक्ष उदय पिंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन सहित कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। इसी बीच हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आर्मी के अभ्यर्थियों को अभी तक कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। साथ ही बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले अभ्यर्थियों ने कोरोना की जांच करवाई थी, जिसके बाद 18 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोरोना के इन सभी अभ्यर्थियों को रिपोर्ट नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि दर्जनों अभ्यर्थियों ने डीएम आवास का घेराव किया। साथ ही प्रमाण पत्र दिलाए जाने को लेकर इन सभी अभ्यर्थियों ने मांग की है। सीएमओ को समस्या का समाधान निकालने का भी निर्देश यहां पर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हाथरस से। और ज्यादा जानकारी के लिए हाथरस से हमारे संवाददाता मयंक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयंक, आर्मी के अभ्यर्थियों को अभी तक कोरोना की जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है। इन लोगों में अभी तक यहाँ पर आक्रोश है, डीएम का घेराव किया गया है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है, क्या कहना है इन अभ्यर्थियों का? जी, मैं आपको बताता हूँ कि यह जो हमारे हाथरस सीएमओ है वह इस तरह की लापरवाही करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन यह घटना होती रहती है। लेकिन आज छात्रों ने अपनी नौकरी के लिए जो कोरोना की जांच कराई थी, इस वजह से उन्होंने रात को घेराव किया है। इस बारे में डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो छात्र यहाँ पे अभी भी घेराव किए हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, सीएमओ इस तरह की लापरवाही करते रहते हैं। जी, तो छात्रों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से ये अपनी मांग रख रहे हैं? क्या इनको अभी तक कोई आश्वासन मिला, कोई अधिकारी इनके पास बातचीत करने के लिए आया? जी, विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि अभी हमने सूचना दी है और इस तरह की जो जानकारी यहाँ से मिली हुई है, अधिकारी हमसे मुलाकात करने की कह रहे हैं। और आगे अगर नहीं मुलाकात हुई तो हम इस तरह की यहाँ पे धरना देते रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज नगर पंचायत की ओर से महाराजा सुहेलदेव की जयंती का आयोजन किया गया था, जहां पर सुभाष चौक पर किए गए आयोजन में महाराजा सुहेलदेव के देश के प्रति
दिए गए योगदान और महानता को याद किया गया। साथ ही शहीद हुए जवानों और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के अलावा भगत सिंह के बलिदान को भी नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद जेपी इंटर कॉलेज के छात्रों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई। कार्यक्रम में कप्तानगंज के मुख्य अतिथि एसडीएम देश दीपक सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने देश पर अंग्रेजों की हुकूमत करने के रोकने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी। आज की युवा पीढ़ी इनके इतिहास को जाने और सीखे और साथ ही देश के प्रति समर्पण की भावना रखे। सुहेलदेव जी की जो है काव्यों से सब समझना चाहिए, इनसे ऊर्जावान होना चाहिए। ये जो है अकेले जो है लड़ाई के मैदान में कई मुस्लिम राजाओं को इस भारत से भगाए हैं। इस भारत को एक अच्छा जो है चुनौती स्वीकार करते हुए इस भारत को जो है एक अच्छे मोड़ पे लाके खड़ा किए हैं। ये भारत जो है उनसे सीखना चाहिए। सुहेलदेव जी है एकता, अखंडता और देश को प्रेम में बांधने के लिए इस भारत को जो है बहुत सारी सीख दिए हैं, बहुत सारी जो है इस पे जानकारी दिए हैं। इनकी बातों को समझिए और लाभ उठाइए। और सभी नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत की धरती पे जो भी हमारे जो है काव्य और गण लोग आए थे, इनके बातों को जो है कप्तानगंज के आदर्श नगर पंचायत की सभी जनता सुनी और लाभ उठाई। जय हिंद। इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर कानूनगों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन को कब्जा करने के बदले कानूनगों ने ये रिश्वत ली थी। मामले को लेकर पुलिस अब इस प्रकरण की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको जौनपुर से, जहां पर कानूनगों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन को कब्जा करने के मामले में ये रिश्वत ली गई। अब इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है। आपका वीडियो वायरल हुआ है, उसमें यही लग रहा है कि एक व्यक्ति जो हमारे चकबंदी कानूनगो हैं उनको हाथ में पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है, किस मैटर में दे रहा है, ये उससे स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस घटना को पिलगिछा की एक मैटर है, उससे जोड़ के मीडिया के लोग देख रहे हैं। वो पिलगिछा थाने के सामने एक व्यक्ति अपनी भूमधरी में निर्माण कर रहा है। लोगों ने बताया कि वो सार्वजनिक ज़मीन है, थाने की ज़मीन है, लेकिन 2 बार उसकी पैमाइश हो चुकी है। थाने की ज़मीन नहीं है, आदमी की व्यक्तिगत भूमधरी है। लेकिन चकबंदी कानूनगो ने एक तथ्य हम लोगों से छुपाया है कि वहाँ 2019 में ही बंदोबस्त अधिकारी ने एक आदेश किया है कि इस ग्राम के अभिलेख हट गए हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, उनका निर्माण कराया जा रहा है। जब तक नए अभिलेख का निर्माण ना करा लिया जाए तब तक वहाँ कोई निर्माण की अनुमति ना दी जाए, ना कोई। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, कानूनगों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ है पूरा मामला? कानूनगो द्वारा रिश्वत लेने का जो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो हमने एडीएम साहब राकेश कुमार वर्मा से बात की, उन्होंने बताया कि कानूनगो का नाम राजनारायण दुबे है, वो पैसा लेता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन पैसा क्यों ले रहा और किससे ले रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है। और एसडीएम ने एक रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी को सौंप दी, एक टीम गठित कर दी गई है और चकबंदी अधिकारी को जो रिपोर्ट पहुंची उसके आधार पर जो है कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाफिज। आगे इस तरह की घटना न हो विवेक, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? और जी बिल्कुल, आपको जौनपुर पहला मामला, इससे पहले भी सरकारी अमला तमाम अधिकारी जो है वीडियो रिश्वत लेते हैं, वीडियो तमाम वायरल हुए। फिलहाल जो है देखने वाली बात, इस वीडियो के आधार पर जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह जो क्या कार्रवाई करते हैं, फिलहाल देखने वाली बात ये भी होगी। पूरा मामला जो खुटान थाना क्षेत्र की सरकारी जमीन का को लेकर बताया जा रहा है, फिलहाल हर पहलू जांच की जा रही है और जिलाधिकारी भी एक टीम गठित कर दी है, साहब भी जो है टीम गठित कर दी है। फिलहाल जो है रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कानूनगो जो की पैसा क्यों ले रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। मैनपुरी के विकासखंड कुरावली ग्राम रीछपुरा में विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। रीछपुरा में विकास के नाम पर लीपापोती की गई, जिससे गांव की बदहाली साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल गांव के तमाम मार्गों पर कीचड़ और जलभराव के कारण वहां से निकलना
तक दूभर होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने गांव के विकास में पक्षपात रवैया अपनाते हुए कुछ लोगों को आवास और सरकारी सुविधाएं दिला दी, लेकिन योजनाओं के वास्तविक पात्र आज भी योजना का लाभ पाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी गांव में लोग झोपड़पट्टी डालकर रहने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रधान से आवास से दिलाने की बात कही गई, लेकिन हमेशा अनसुना कर दिया गया। इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सीआरपीएफ जवान की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अहमदगढ़ के गांव हरचंदपुर जवान का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को देखकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवान राजकुमार बघेल की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है। राजकीय सम्मान के साथ आज जवान का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर सीआरपीएफ के जवान की मौत के बाद अब परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जवान का शरीर, पार्थिव शरीर के पैतृक गांव पहुंच गया है। इसको लेकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सीआरपीएफ जवान का किया जा रहा है। उन्होंने देखा कि मतलब कोई हार्ट जैसा मतलब प्रॉब्लम बताया गया, हॉस्पिटल में ले गया। फिर उसके बाद में जो है ग्वालियर के लिए इनको रेफर किया गया। वहाँ इनको रास्ते में ले जाते समय मृतक घोषित कर दिया, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार पहुंचे फर्रुखाबाद, जहां विनय कटियार ने विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी को बताया कि चीन का दलाल उन्होंने यहां पर राहुल गांधी को कह दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे चीन से पैसों से ले सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी पर दलाली के रूप में कार्रवाई करनी चाहिए, उनका कहना है ये। और साथ ही कहा कि विनय कटियार ने कहा है कि राहुल गांधी के CAA नहीं लागू होगा वाली बात पर देश हित में पूरी तरह से नहीं है। उनकी सरकारें क्यों आएगी? कोई सरकार नहीं आने वाली है, गलतफहमी में है। और ये जो लागू हुआ है तो देश के हित में है, पूरी तरह से हित में है। राहुल गांधी चीन के दलाल हैं और जब वो चीन से पैसा ले सकते हैं तो कुछ भी कर। वहीं मिर्जापुर के बलहरा मोड़ पर 20 नवंबर 2020 को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने रात करीब 8:30 बजे होटल व्यवसायी और पूर्व ग्राम प्रधान राजेश यादव को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में मिर्जापुर पुलिस ने अब 9वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी शूटर आजमगढ़ का रहने वाला है। एक 20/11/2020 को आप जानते हैं राजेश प्रधान नाम के व्यक्ति की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनमें 2 शूटरों का नाम आया था और अन्य अभियुक्तों का नाम आया था, जिसमें एक शूटर पहले ही गिरफ्तार किया चुका है कुणाल। आज दूसरा शूटर 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत और एक तमंचा और एक कारतूस प्लस कुछ इसके पास और इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसके साथ गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके हम। वहीं उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत के बाद जिले के एसएसपी ने चौकी इंचार्ज सहित 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही सुल्तानपुर पट्टी चौकी की कमान उप निरीक्षक कमाल हसन को सौंपी गई है। वहीं एसएसपी का कहना है कि अगर जनपद में कोई भी पुलिसकर्मी कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसएसपी दिलीप सिंह कुंबर ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी यहां पर कार्रवाई की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता करने के मामले में सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज सहित 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल एसएसपी को सूचना मिली थी कि चौकी क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद सीओ ने मामले की जांच की, जहां सूचना सही साबित हुई। सुल्तानपुर पट्टी की शिकायतें आ रही थी, इसमें जो वहाँ का जो सर्किल अफसर है उसे जांच कराएगा, तो वो जांच कुछ तथ्य सामने आए थे, इसलिए मैंने पूरी लगभग पूरी चौकी को मैंने लाइन हाजिर कर दिया। इसमें वहाँ का जो चौकी प्रभारी है
और कुछ कांस्टेबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी मैंने वहाँ पर जो है एक कमल हसन को तैनात कर दिया है, जो एसओजी प्रभारी था एज ए चौकी इंचार्ज। सिपाही की तैनाती में कर रहा हूँ। बसंत पंचमी के मौके पर रामनगर संस्कृत विद्यालय में 45 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ और मुंडन संस्कार आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के 13 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं संस्कृत विद्यालय में इस सामूहिक जनेऊ कार्यक्रम में रामनगर के अलावा और जिले से भी लोग यज्ञोपवीत संस्कार करने पहुंचे। विद्यालय समिति ने कोविड-19 का पालन करते हुए पूरा कार्यक्रम करवाया। आज हमारे बच्चे का जनेऊ संस्कार हो रहा है संस्कृत विद्यालय में। यहाँ जनेऊ संस्कार करके हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर संस्कार का कार्यक्रम किया गया जो बहुत बढ़िया है। आज वहीं उत्तराखंड के लोगों पर एक बार फिर से टैक्स की मार पड़ने वाली है। इस बार देहरादून, डोईवाला के साथ ही राज्य के लोगों को डोईवाला के लाचीवाला में बने टोल टैक्स बैरियर पर 18 फरवरी से टोल वसूलने का काम शुरू होने जा रहा है। वहीं नए नियम के मुताबिक आपको टोल टैक्स फास्टैग से देना होगा। अगर आपने अपनी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं लगवाया है तो तत्काल लगवा लें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा तो आपसे दुगना टैक्स की वसूली की जाएगी। हालांकि डोईवाला क्षेत्र के लोग टोल टैक्स में कुछ छूट की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई छूट टोल टैक्स प्लाजा पर नहीं मिलने वाली। 150 रुपये या 275 रुपये उनसे ले जाएंगे तो उनके दिल बड़ा दुखेगा। और टोल बैरियर चालू हो रहा है, एक विकास की गाथा लिखी जा रही है डोईवाला विधानसभा में, परंतु आप ये देखिए कि ना तो यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा है, ना यहाँ पर कोई पानी की सुविधा है। अब परसों से ये चालू होना है, आप ये देखिए सुविधा यहाँ पर कोई नहीं है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।